Good morning, everyone. So, your next chapter is unit number 2. Let me sum up on the page number 15. So, let's begin with the first activity, that is activity 1. King Goldenlocks is a very old fairy tale that was locked away for over 150 years. इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर में आप एक बहुत ही अच्छी और सुंदर एक पुरानी फेरी टेल यानी कि एक स्टोरी के बारे में पढ़ोगे जो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। एंड डेट इज़ किंग गोल्डन लॉक्स, और ये जो है काफ़ी पुरानी फेरी टेल की तरह है, स्टोरी है जो करीब साइड में एक मतलब लॉक करके एक साइड पे रखा गया था करीब 150 ईयर्स तक, ठीक है। और जस्ट इट वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जर्मनी, यानी कि उसको जस्ट अभी अभी डिस्कवर्ड किया गया, कहाँ पे, जर्मनी में। दिस वर्जन इज डिराइव फ्रॉम द ट्रांसलेशन बाय मारिया टाटर पब्लिश्ड इन द न्यू यॉर्कर अप्रैल 2, 2012। सो ये जो वर्जन है, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है, किसने किया था इसको, मारिया टाटर ने, और फिर इसको पब्लिश किया कब, 2 अप्रैल 2012 इन न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी कैसी है। बहुत ही अच्छी और सुंदर स्टोरी है। किंग गोल्डन लॉक्स। वंस देयर वॉज अ प्रिंस विद ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर। बहुत ही समय पहले वहाँ पे एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जिसके काफ़ी सुंदर गोल्डन हेयर था। ओके, प्रिंस यानी राजकुमार, ठीक है, राजा का बेटा। एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स, सब उसको प्यार से क्या बुलाते थे, गोल्डन लॉक्स। क्यों? क्योंकि उसके गोल्डन हेयर थे। One day, Goldenlocks' father, the king, went hunting in the woods and found a giant leaning against a tree. यानी कि एक दिन क्या होता है, जो गोल्डन लॉक्स के जो फादर होते हैं वो यानी कि राजा, ठीक है, तो वो शिकार करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे, एक मतलब जंगलों में जाते हैं, ठीक है। और उनको क्या मिलता है, एक बहुत ही बड़ा जेंट यानी कि बहुत ही बड़ा राक्षस मिलता है उनको, ठीक है। और जो कि कहाँ, मतलब कि एक ट्री के पास में ही वो बैंड करके, लाइनिंग मीन्स बैंड किया हुआ बैठा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, पेड़ के नीचे। The king blew his horn, called his men, and they came and caught the giant. यानी कि जैसे ही राजा ने सीटी, ठीक है, सीटी बजाई, हॉर्न सीटी बजाई, उसे सबको जो उसमें सोल्जर्स थे उन सभी को बुला लिया और उस जेंट को पकड़ के अपने पैलेस ले गया, ठीक है, अपने महल में ले गया वो। Proud of his own bravery, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see the captured giant. उसके मतलब कि जो राजा था काफ़ी वो मतलब प्राउड था, ठीक है, मतलब काफ़ी बहादुरी से उसने इतना बड़ा जेंट यानी इतने बड़े राक्षस को पकड़ा, ठीक है। तो इसी खुशी में राजा ने दावत रखी थी, ठीक है, सेलिब्रेशन था, छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, उसमें सभी को बुलाया हुआ था, ठीक है, इनवाइट किया हुआ था, और दिखाने के लिए भी कि देखो मैंने कितना बड़ा जेंट यानी एक राक्षस पकड़ा है। Now, on the day of the celebration, Goldenlocks was playing with his favorite toy, a golden ball. अब उसी दिन क्या होता है, उसी सेलिब्रेशन के बीच में जो गोल्डन लॉक होता है, ठीक है, वो अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलता है। कौन सा होता है उसका फेवरेट टॉय, अ गोल्डन बॉल। बॉल होती है जो कि गोल्डन कलर की, ठीक है। Accidentally, Goldenlocks threw the ball right into the giant's cage. अचानक से क्या हो जाता है, गलती से गोल्डन लॉक्स की जो बॉल होती है वो कहाँ चली जाती है, मतलब जो जहाँ पे जेंट का जो केज है, ठीक है, जहाँ पे उसको रखा गया था जेल में, उसके वहाँ पे राइट मतलब अंदर उसमें गिर जाती है, ठीक है। Oh no, what could he do? He loved that ball. Oh, अब क्या करे, क्योंकि गोल्डन लॉक्स तो तब बहुत छोटा था, ठीक है, और वो उसको ये बॉल काफ़ी पसंद थी और वो उसके साथ मतलब खेलता रहता था, और अचानक से वो जो बॉल थी वो उस केज के अंदर चली जाती है। Please throw my ball back to me,
जेंट। अब यहाँ पे जेंट जो मतलब कि जो गोल्डन लॉक्स है, जेंट मतलब उससे बोलता है जेंट को कि प्लीज़ मेरी बॉल मुझे वापस कर दो, यहाँ पे मतलब फेंको और बॉल मुझे दे दो। आई विल गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी अ कुकी इफ़ यू जस्ट गिव इट बैक। तो यहाँ पे गोल्डन लॉक्स यहाँ पे कहता है जेंट से कि अगर तुम मुझे ये बॉल मतलब दे दोगे ना, तो उसके बदले में आपको बहुत ही अच्छा सा बनाना, एप्पल या फिर एक कुकी दूंगा उसके बदले में। आई विल ओनली गिव योर बॉल बैक इफ़ यू रिलीज मी, ही सेड। अब यहाँ पे जेन कहता है कि मैं तुम्हें तभी बॉल वापस करूँगा जब तुम मुझे इस जेल से आज़ाद कर दोगे, छोड़ दोगे, खोल दोगे ये जेल। द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री। अब वो मतलब कि जो गोल्डन लॉक्स था उसको पता था कि अगर इसको छोड़ देगा तो उसके जो फादर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे। बट ही वॉन्टेड हिज बॉल, बट उसको तो बॉल भी चाहिए थी। ही स्टोल द की टू द केज एंड फ्रीड द जेंट, और इसलिए उसने चाबी चोरी करी और उसने जो जेंट था उसको आज़ाद कर दिया। That evening all the kings from all over the land were gathered in the palace to see the giant, but there was no giant। यानी कि उसी शाम को काफ़ी अलग अलग दूसरे किंगडम से, दूसरे पैलेस से काफ़ी किंग्स आए हुए थे, राजाएं आए हुए थे, ठीक है, और वो सब के सब गैदर थे, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ किसको देखने के लिए, जेंट को देखने के लिए। बट जब वो गए तो वहाँ पे उनको जेंट देखने को नहीं मिला। द किंग वॉज सो एंग्री, उस राजा को बहुत गुस्सा आया। ही फ्लू इंटू अ रेंज एंड सो डैट ही वुड पनिश द पर्सन हु हैड स्टोलन हिज की एंड फ्रीड द जेंट। अब यहाँ पे इसको इतना गुस्सा आता है, फ्लू इंटू अ रेंज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसका गुस्सा जो होता है बहुत ही टेरिबल एंग्री, यानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि प्रॉमिस करता है कि अगर मुझे पता चल गया कि जिसने भी इस चाबी को चोरी करके उस राक्षस को, उस जेंट को आज़ाद किया है, उसको मैं पनिश करूँगा, ठीक है, यानी इसको सज़ा दूंगा। नो मैटर हु इट वॉज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो वो। When he found out it was his own son, जब पता चला तो राजा को कि ये तो मेरा खुद का ही बेटा निकला। He was heartbroken, काफ़ी ज़्यादा उसको दुख लगा, ठीक है, वो टूट गया था, उसका दिल टूट गया था। But a king has no choice but to keep his promise, पर राजा के पास कोई और चॉइस बचा ही नहीं और उसने उसको अपना प्रॉमिस रखना पड़ा। द किंग सैडली बैनिस्ड गोल्डन लॉक्स, और इसलिए राजा को काफ़ी दुखी से गोल्डन लॉक्स को उसको वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपने महल से निकालना पड़ा, ठीक है। ही टोल्ड हिज बेस्ट सोल्जर टू टेक गोल्डन लॉक्स फार फार अवे वेर ही कुड नेवर रिटर्न, और इसका काफ़ी एक अच्छा सोल्जर था जिसने गोल्डन लॉक्स के साथ भेजा था और कहा था कि इसको इतना 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 दूर लेके जाओ कि कभी ये लौट कर वापस आ ही ना पाए। But the soldier did want to do this duty to so young a boy, so he decided to find a way out। और इसलिए ये जो सोल्जर था, ठीक है, उसने काफ़ी अच्छे से ड्यूटी निभाई, इसलिए ये काफ़ी यंग बॉय, एक छोटे से लड़के को काफ़ी अच्छी जगह पे उसने डिसाइड किया कि इसको मैं किसी अच्छी जगह पे ही दूंगा, किसी अच्छे इंसान को। Now take out next page number 16. He put golden locks in the poor clothes of a shepherd and sent him to live far away in the family of a gardener who had no sons of his own। और इसलिए गोल्डन लॉक्स को काफ़ी ही गरीब कपड़े पहना दिए गए जो कि एक शेपर्ड की तरह होते हैं, ठीक है, काफ़ी पुअर क्लोथ्स उसको पहनाया और फिर इसको काफ़ी दूर भेज दिया जहाँ पे ऐसे गार्डनर को दे दिया, एक ऐसी फैमिली को दिया जिसके पास कोई बेटा नहीं था। नाउ दिस गार्डनर वर्कड फॉर द क्वीन ऑफ हिज ओन लैंड। अब जो गार्डनर था, ठीक है, वो किस लिए काम करता था, एक क्वीन के लिए काम करता था, एक महारानी थी जिसके लिए वो काम करता था, ठीक है। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड बुकेट्स फॉर द क्वींस डॉटर, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। हमेशा जब भी वो जाता था तो वो फ्लावर्स वहाँ से काट के मतलब कट करता था और एक क्वीन की जो बेटी थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी राजकुमारी थी और उसके लिए वो बुकेट्स बना के, ठीक है, यानी कि बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता बनाकर उस राजकुमारी को देता था।
It was Goldenlocks' job to tie the flowers together and bring them to the princess. और ये Goldenlocks की ड्यूटी थी कि ये सभी फ्लावर्स को बांध कर वो किसको दे, प्रिंसेस को दे, ठीक है, यानी राजकुमारी को दे. The princess always received the flowers so sweetly that finally Goldenlocks fell in love with her and began to feel he couldn't live without her. जैसे जैसे वो मतलब वो बड़ा होता गया, ठीक है, और जैसे जैसे वो प्रिंसेस जो थी वो रिसीव मतलब कि उसको फ्लावर्स के जो बुके उसको मिलते गए, ठीक है, और Goldenlocks ने क्या किया कि धीरे अच्छे से काफ़ी स्वीटली वे में वो हमेशा फ्लावर्स उसको मतलब बुके सब टाई करके अच्छे से बांध कर देता था. तो लास्ट में क्या हुआ कि Goldenlocks को उस राजकुमारी से प्यार हो गया और उसको पता चलने लग गया, उसको फील होने लग गया कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता. One day, to show her how he felt tied to her, he tied her bouquet with a strand of his own golden hair. अब क्या होता है, ये एक दिन उसको अपना प्यार दिखाने के लिए उसने क्या किया, Goldenlocks ने अपना एक बाल लिया, ठीक है, और उसने टाई पूरे जो फूल जो था उसको अपने बालों के साथ गोल्डन हेयर के साथ बांध दिया और दे दिया राजकुमारी को. When it was time for her to be married, और जब वो बहुत बड़ी हो गई थी, जब टाइम आ गया था उसकी मतलब शादी का, और तब उसने जो प्रिंसेस केम फ्रॉम माइल्स अराउंड princess came from miles around, but she refused everyone, saying that she would only marry the one who had tied bouquet with golden hair. और काफ़ी तब जो राजकुमार जो दूसरे जो प्रिंस थे, ठीक है, काफ़ी दूर दूर से प्रिंस आए हुए थे सिर्फ रामदास उस राजकुमारी को देखने के लिए. बट वो सब जो राजकुमारी है वो सभी राजकुमारों को वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं उसी से ही शादी करूँगी जिसने ये फ्लावर के जो बुके है उसमें गोल्डन हेयर टाइड किया हुआ है, मैं उसी के साथ ही शादी करूँगी. बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर. बट उसकी जो मदर थी, ठीक है, जो महारानी थी, उसने मना कर दिया, उसने परमिशन नहीं दी अपनी बेटी को कि ताकि वो शादी कर सके एक बहुत ही गरीब गार्डनर के बेटे के साथ, ठीक है. Not long after, Goldenlocks' father, the king, became very ill, and it was said that 2 drops of venom from the deadly tiger snake would cure him. अब कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है कि Goldenlocks के जो फादर होते हैं यानी कि राजा, उसके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, और इसमें कहा गया था कि इसके फादर तभी ठीक हो सकते हैं जब उनको 2 ड्रॉप वेनम यानी कि पॉइजन जहर दिया जाए, किसका, डेथली टाइगर स्नेक का, ठीक है, तभी उसके जो फादर है वो ठीक हो पाएंगे. देयर वॉज only one tiger snake known in the land, and it was the largest, meanest, deadliest snake anyone had ever seen. और सबको उसके वहीं पर ही आसपास में एक जगह थी जहाँ पे ये टाइगर स्नेक जो था रहा करता था और काफ़ी नोन था, ठीक है, और जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्नेक था, जिसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा माना जाता था कि उस जगह पे इतना बड़ा सांप रहता है. Goldenlocks heard of his father's illness and wanted to help, but what could he do? अब जैसे Goldenlocks को पता चला कि उसके जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो उसको अपने फादर को ठीक करना था, उनकी मदद करनी थी, पर वो कैसे करता. Most men were too scared to even try to milk the deathly snake. काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब आदमी थे जो काफ़ी डरते थे, ताकि सिर्फ एक उसको दूध पिलाने से, जो डेडली स्नेक था उसको दूध पिलाने से भी काफ़ी ज़्यादा लोग डरते थे, ठीक है. और कुछ ही आदमी, द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड ऑल डाइड टेरिबल डेथ्स, और काफ़ी कम ऐसे बहादुर आदमी थे जिन्होंने ट्राई किया ताकि वो इसको मतलब ट्राई किया, और वो भी सब लोग काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक उनकी डेथ हो गई, ठीक है. Goldenlocks डिड नॉट नो व्हाट टू डू. Goldenlocks को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे. बट देन ही रिमेंबर द जेंट. तब उसको याद आया वो जेंट के बारे में, ठीक है, जब क्या कि उसने जब छोटा था तो उसने जेंट की मदद की थी.
तो गोल्डन लॉक्स वेंट टू द जेन एंड बेग्ड हिम टू गेट द मिल्क फॉर हिम। अब गोल्डन लॉक्स वहाँ पे जेन के पास गया, उसके सामने उसने पैर गिड़गिड़ाए और बोला कि उसको मिल्क दे दो, ठीक है, इसको दूध पिलाओ ताकि वो दो उसे मतलब रिक्वेस्ट करो ताकि वो जो 2 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन है वो दे सके। You would ask this for the father who banished you? Why? अब यहाँ पे जो जेंट है वो बोलता है कि तुम उस फादर के बारे में बात कर रहे हो जिसने तुम्हें महल से निकाल दिया, क्यों? Now take our next page number 17. He is still my father. He only did what he had promised his people he would do to punish a criminal. वो मेरे अभी भी फादर हैं और उन्होंने उनको ठीक लगा और इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों के सामने प्रॉमिस किया था और इसलिए उनको जो ज़बान होती थी ना, पहले के ज़माने में राजा जो बोल दे वो मतलब कि उनको करना ही पड़ता था और इसलिए उनको जो क्रिमिनल था उसको तो पनिश करना ही था और मैंने गलती की थी। वेल आई डू नॉट थिंक यू वर अ क्रिमिनल टू फ्री मी। अब यहाँ पे जेंट कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तू एक क्रिमिनल है कि तूने मुझे तब आज़ाद किया था। तू क्रिमिनल नहीं, मतलब कि तुम जो हो गोल्डन लॉक्स वो क्रिमिनल नहीं हो आप। द किंग हैड नो राइट टू ट्रैप मी। और राजा का कोई हक नहीं है कि वो मुझे दोबारा अपने झांसे में फंसा सके, मुझे ट्रैप कर सके। आई हैव नो लव फॉर द किंग। मुझे राजा से कोई भी प्यार व्यार कुछ लेना देना नहीं है। बट इफ़ यू वॉन्ट दिस आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट। अगर तुम चाहते हो तो मैं पक्का तुम्हारी रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आई डू, प्लीज़ सेव हिम। तो यहाँ पे बोलते प्लीज़ मेरे फादर को सेव कर दो, बचा लो मेरे फादर को। द जेंट गॉट द वेनो फ्रॉम द स्नेक। अब तो जेंट है वो स्नेक से जहर ले आता है। बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ। वो कहता है कि ये जहर तो मैं ले आया पर ये मैं डायरेक्टली किंग को नहीं दूंगा। गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट। अब गोल्डन लॉक्स को कुछ ना कुछ तो करना ही था। गोल्डन लॉक्स डिस्गाइज हिमसेल्फ एज बेस्ट ही कुड इन ओल्ड रैग्स विद हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट क्लोथ। अब क्या होता है, गोल्डन लॉक्स जो है वो अपने आप को मतलब डिस्गाइज का मतलब क्या है, हाइड ट्रू अपीयरेंस, उसने अपनी पहचान ही बदल ली, ठीक है, और इस तरीके से बदली और उसने बहुत ही पुराने जो कपड़े थे क्लोथ वो पहना और अपने जो गोल्डन हेयर है उसको एक वाइट क्लोथ के साथ, प्लेन वाइट क्लोथ के साथ कवर कर लिया अपने सिर को, ठीक है। ही वेंट टू हिज फादर्स कास्टल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। यानी कि वो अपने फादर के महल में गया, ठीक है, पैलेस में गया जहाँ पे उसको पहले बोल दिया गया था कि तू यहाँ से चला जा, ठीक है। ही फेल्ट एज इफ़ ऑल द सोल्जर्स कुड सी राइट थ्रू द क्लोथ। और इस तरीके से काफ़ी किया था कि अपने मतलब कि अपने हेड को, अपने बालों को कवर किया था ताकि कोई भी सोल्जर्स उसको पहचान ना पाए। He trembled, afraid he would be caught and jailed any moment, but no one recognized him. उसको काफ़ी मतलब डरा हुआ था, काफ़ी नर्वस था और उसको लगा था कि अगर मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया तो ये लोग मुझे किसी भी वक्त जेल में डाल देंगे। बट हुआ क्या, जब वो अंदर गया महल के अंदर, गेट में पहुंचा तो किसने भी उसको पहचाना नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन अ लो रफ वॉइस that he hoped did not sound at all like the voice of young Prince Golden Locks. अब काफ़ी लो और काफ़ी रफ वॉइस में उसने बात करी, ठीक है, किससे, एक मतलब कि एक तरह एक यंग प्रिंस गोल्डन लॉक्स में। एंड ही टोल्ड द गार्ड एट हिज फादर्स डोर दैट ही कैरिड द प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ वेनो फ्रॉम द टाइगर स्नेक। और उसने बाहरी गार्ड जो खड़े थे, ठीक है, जो रखवाली कर रहे थे, ये पैलेस का जो गेट है ना उसकी रखवाली कर रहे थे, तो उसने काफ़ी अजीब गरीब आवाज़ से लेके ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो उसका बेटा गोल्डन लॉक्स है, तो उसने अपनी आवाज़ भी थोड़ी मतलब लो कर ली, ठीक है। और उसने बोला कि मैं यहाँ पे प्रीशियस ड्रॉप्स जो है, जहर जो है वो मैं लेकर आया हूँ, किससे, टाइगर स्नेक से, तो प्लीज़ मुझे अंदर ले लो। ही वॉज अशर्ड इन इमीडिएटली। वो गार्ड्स जो थे, सोल्जर्स को फटाफट अंदर ले गए। हिज फादर ले पेल एंड डोजिंग ऑन हिज पिलो। यानी उसके जो फादर थे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब वीक और काफ़ी ज़्यादा ही वो
बीमार हो गए और एकदम पीलो में लेटे हुए थे। एट अ नोट फ्रॉम द डॉक्टर, गोल्डन लॉक्स प्लेस द प्रेशियस ड्रॉप्स ऑन हिज फादर्स लिप। जैसे बताया गया था डॉक्टर के उसने मतलब डॉक्टर ने जैसा कहा था, तो गोल्डन लॉक्स ने वो जो प्रेशियस जो ड्रॉप्स थे उसने अपने फादर्स के लिप्स में लगाए, ठीक है, और पिलाया। एट फर्स्ट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। जब पिला दिया ड्रॉप्स, ठीक है, और पहले पहले इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट कुछ देर बाद उसके फादर ने आंखें खोल दी। मीन्स हिज फादर ओपन हिज आइज, आंखें खोल दी। उसके बाद गोल्डन लॉक्स क्विकली कवर्ड हिज फेस विद द वाइट हेड क्लॉथ, बट इट वॉज टू लेट। अब क्या होता है कि जैसे उसके फादर आंखें खोलते हैं तो गोल्डन लॉक फटाफट अपने चेहरे को ढकता है एक बहुत ही वाइट हेड क्लॉथ से, ठीक है, पर वो काफ़ी देर हो जाती है। My son, am I dead that I see my precious son again at last? अब वो जो राजा होता है वो समझ जाता है, पहचान लेता है अपने बेटे को और कहता है कि क्या वो तुम हो मेरे, इतना मतलब मेरे बेटा उस पहचान लेता है उसको कि तुमने तो मुझे मरने से वापस बुला लिया, मतलब ठीक है, यानी मरने से बचा लिया मुझे। यू आर नॉट डेड फादर। तो गोल्डन लॉक्स कह रहा है कि आप मरे नहीं हो फादर। आई हैव ब्रॉट द क्योर, मैं इसका इलाज ले आया था। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, और मुझे आशा है कि आपने इसी तरीके अगर मैंने आपकी जान बचाई है तो आप शायद मुझे माफ़ कर दो। एंड द जेंट, और जेंट जो है राक्षस, उसको भी माफ़ कर दो। इट इज़ ही हु ब्रेड द स्नेक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन, और वही राक्षस था जिसने आपने उसको जेल में डाला था और उसी ने मेरी हेल्प करी और उसी ने ही जो स्नेक था वहाँ से जहर लेकर आया, यानी मेडिसिन लेकर आया काफ़ी बहादुरी से। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वर रीयूनाइटेड। अब क्या होता है कि गोल्डन लॉक्स और उसके फादर दोबारा एक साथ आ जाते हैं, रीयूनाइट हो जाता है। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी अ किंग। और जो मतलब कि क्वीन को मतलब उसकी जो प्रिंसेस की जो मम्मी थी, मदर, ठीक है, महारानी, वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि तो और कोई नहीं बल्कि इतने बड़े राजा का बेटा है, तो वो भी खुश हो जाती है। बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी हु प्रोमिस्ड इवन व्हेन ही बिकम किंग। और फिर बाद में प्रिंसेस जो है लास्ट में वो भी खुश हो जाती है और बाद में लास्ट में दोनों की शादी हो जाती है और फिर लास्ट में दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, ठीक है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 18। ओके, तो समझ में आया आपको स्टोरी के बारे में। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 दिया है जिसमें आपने स्टैंडर्ड 6th में आपने स्टोरीज़ के बारे में लर्न किया है एंड यू हैव टू फॉलो अ कॉमन पैटर्न और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक ऐसा है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से आप आइडियाज़ को सीक्वेंस में लिखना है। We learned that many stories use a structure that starts by describing a character and then telling how one day something happens that causes the character to have a problem. इसमें स्टोरी मतलब जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से, काफ़ी ऐसे स्टोरीज है जो स्ट्रक्चर की तरह से स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे कैरेक्टर जो होता है उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे उसके साथ मतलब ट्रेजेडी होती है और एक दिन उसको निकाला जाता है, ठीक है, और फिर बाद में लास्ट में मतलब कि किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस करता है, लास्ट में सब ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आपने गोल्डन लॉक्स की स्टोरी पढ़ी वैसे ही सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बताया गया है। गोल्डन लॉक वॉज अ हैप्पी प्रिंस एंटिल ही लॉस्ट अ टॉय डैट ही लव। पहले जो था गोल्डन लॉक्स काफ़ी अच्छा मतलब कि हमेशा खुश रहने वाला प्रिंस था, पर जब तक उसने अपना जो खिलौना था टॉय वो उसने खो नहीं दिया था जो उसको काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट द स्टोरी शोज हाउ द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट डजंट वर्क एंड इट कॉजेज अ बिगर प्रॉब्लम। और दूसरी ही बार स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है और वो मतलब वो चीज़ें काम नहीं कर पाती और इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बिगर प्रॉब्लम में वो पड़ जाता है, ठीक है। गोल्डन लॉक्स ट्राई टू गेट हिज टॉय बट व्हेन ही फ्रीड द जेंट ही वॉज पैनिक। जैसे उसने, पर उसको तो वो टॉय काफ़ी पसंद था इसलिए उसने वो जेंट को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया और फिर बाद में क्या हुआ, राजा को अपने बेटे को मतलब
मतलब कि उसको निकाल देना पड़ा महल से, ठीक है। और इस तरीके से जो स्टोरी है काफ़ी एक चेंजेस लेती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कैरेक्टर है वो लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है, ट्विस्ट आता है, जिस वजह से दोनों लास्ट में फादर और जो सन है लास्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे कहा है कि द टॉम सॉयर स्टोरी हैज़ अ स्ट्रक्चर टू। और जैसे जो तुमने अभी चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, टॉम सॉयर की जो आपने स्टोरी पढ़ी है वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया, मतलब वहाँ पे बताया गया था। अब आपको काम करना है एक फ्रेंड के साथ, ठीक है। और आपको फिर से एक मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉइस सेक्शन जो है, जो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, वन डे समथिंग हैपन्स टू आर कैरेक्टर दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। एक दिन क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कैरेक्टर के साथ। मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, टॉम सॉयर, ठीक है, जो वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। पर कौन सी प्रॉब्लम में फंसता है, तो आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ हिज प्रॉब्लम। मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, टॉम सॉयर, ठीक है। अब उसके प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उसको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको पेंट करना पड़ता है फेंस को, ठीक है, जो काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा था, ठीक है। Tom Sawyer is the main character. It was difficult for Tom to complete the fence as it was very long and high. ठीक है, इस तरीके से आपने अपने मेन कैरेक्टर की प्रॉब्लम भी बताई, और वो मतलब कि उसका जो मेन जो था पोर्शन वो भी यहाँ पे पता चल गया। नेक्स्ट है, द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट डजंट वर्क। नेक्स्ट में क्या होता है कि कैरेक्टर ट्राई करता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके पर नहीं कर पाता। कैसे, अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि क्या है उसकी प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेगा और क्यों काम नहीं किया। अब जो टॉम था, आपने देखा होगा फर्स्ट एक्टिविटी में कि वो परसुएडेड जिम, यानी कि वो किसको कन्विंस करता है, जिम को, ताकि वो काम जो है पेंट करने का काम वो जिम करे। पर बाद में क्या होता है कि जिम जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ से आंट पोली से डर के वहाँ से भाग जाता है, और इसलिए उसकी प्रॉब्लम जो होती है वहीं की वहीं अटक जाती है और काम नहीं कर पाता उसका आइडिया, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया, सडनली समथिंग चेंजेस सो दैट द कैरेक्टर ट्राइज अगेन एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। अब क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसा चेंज आता है जिस वजह से कैरेक्टर जो होता है वो ट्राई करता है दोबारा, और उसमें जब वो दोबारा ट्राई करता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। एक अलग ही ट्विस्ट वो एकदम आता है, ठीक है, उसमें ट्विस्ट आता है, और यानी कि उसको वहाँ से सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर होगा, टॉम हैड अ वंडरफुल आइडिया, ही शोड इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड दैट कीन अट्रैक्टेड टू हिज फ्रेंड्स। यानी वो कीन मीन्स इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट जो है वो किसको अट्रैक्ट हुआ, उसके फ्रेंड्स को अट्रैक्ट हुआ। एंड सो ही गॉट मैनी प्ले थिंग्स बाय मिड आफ्टरनून, और इसलिए करीब मिड आफ्टरनून तक आते आते उसको इतनी सारी चीज़ें जो थी प्ले थिंग्स उसको मिल गई, और उसको काम भी, उसको पेंट भी करना नहीं पड़ा। समझ में आया। सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 19। सो इसी तरीके से इसे कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको होता है कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, फिर उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है कि जो वो सॉल्व नहीं कर पाता है, अगर करना भी जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है जिस वजह से वो मतलब कि उसका जो फेल हो जाता है, ठीक है, और उसको काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ जाती है। बट लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि उसको सॉल्यूशंस मिलता है और रास्ते मिलते हैं, ठीक है, जिस वजह से उसका जो प्रॉब्लम होता है वो लास्ट में सॉल्व आउट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 3 में बोला है, ये यहाँ पे एक इस एक्टिविटी में क्वेश्चन टैग्स के बारे में बात की है, ठीक है, क्वेश्चन टैग। अब कुछ सेंटेंसेस आपने देखा होगा स्टोरी में जहाँ पे क्वेश्चन टैग्स यूज़ किए गए हैं, मस्ट यू एंड यहाँ पे होगा ओके मस्ट यू यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो या फिर आई डिडंट सी यू, ओके, या फिर इसको डिड नॉट लिख सकते हो या फिर डिडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म। अब ये जो मस्ट यू जो है ये क्वेश्चन टैग यूज़ किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है,
क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, वो हम कब लगाते हैं? स्टेटमेंट के एंड में। कोई भी सेंटेंस होगा उसके एंड में हम लगाते हैं ये क्वेश्चन टैग। और ये जो क्वेश्चन टैग है ये कब यूज़ किया जाता है? आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। ठीक है, हम ये तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एग्रीमेंट के बारे में पूछते हैं या उसको कंफर्म करने के लिए या चेक करने के लिए हम ये क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द टेंस इन विच द वर्ब्स आर गिवन एंड द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ इस सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको टेंसेस को बहुत ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग में आपको वर्ब्स उसके मतलब वर्ब्स को देख, वर्ब्स तो दिया ही हुआ है और उसके बेसिस पे आपको एंड में, सेंटेंसेस के एंड में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग लगाना है। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ओके, नाउ राइट अ न्यू सेंटेंस। आपको एक नया सेंटेंस लिखना है क्वेश्चन टैग के साथ और सेम एग्जांपल्स यहाँ पे यूज़ करनी है, सेम टेंस यहाँ पे यूज़ करना है एग्जांपल के साथ। जैसे अगर यहाँ पे वॉस है तो यहाँ पे भी वॉस, मतलब सेम। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और ये प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, यानी कि यहाँ पे नोट नहीं लगाया है। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में नोट नहीं यूज़ किया है तो आपको लास्ट के सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी नोट आपको लग रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसलिए हम कब लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे। वॉज सेम ही रहेगा। ठीक है, जो टेंसेस है वो सेम रहेगा। अब क्या आता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नोट यूज़ नहीं किया है तो लास्ट में हम नोट यूज़ करेंगे बट शॉर्ट फॉर्म में। ओ को हम क्या यहाँ पे एन और ऊपर जो है इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और टी लिखेंगे। ओके, तो ओ को हम यहाँ पे साइलेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ही है, ठीक है, ही कब यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट ही जो है, ठीक है, ये ही क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और उसको हम कब यूज़ करेंगे? सेंटेंस के एंड में यूज़ करेंगे ही। वॉस ये ऑक्सिलरी है, क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। वॉस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और इसमें हम क्या लगाएंगे? अगर यहाँ पे नोट नहीं दिया है तो यहाँ पे हम नोट लगाएंगे और लास्ट में अगर हम पहले तो प्रोनाउन देखेंगे कि कौन सा है, ही है तो लास्ट में ही लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है आई मस्ट गेट द वाटर। यहाँ पे कहीं पर भी आपको नोट लगा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मस्ट एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मस्ट का हम यहाँ पे मस्ट एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे नोट नहीं दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पे नोट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आई दिया है। आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट है और प्लस आई क्या है? एक प्रोनाउन। ठीक है, तो इसलिए जो ये आई जो है वो हम लास्ट में आई यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैग्स लगाने होते हैं। अब मैं आपको एक वो भी दिखा देती हूँ कि अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देखिए 7th सेंटेंस में यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, शी वोंट, देखिए यहाँ पे एन है, नोट हो गया, शी वोंट यानी एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी आप देख रहे हो वोंट है, वोंट। ठीक है, तो यहाँ पे वुड का यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे विल यहाँ पे यूज़ किया है, तो विल तो एक ऑक्सिलरी है। ओके, और लास्ट में यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट भी है और ये एक प्रोनाउन है, तो हम लास्ट में यूज़ कर देंगे शी। अगर टॉम है तो यहाँ पे हम हैड है तो हैड एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे कहीं पे नोट दिया है? नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और टॉम क्या है? अब आप सोचो कि यहाँ पे ही क्यों आया? ही इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है आपको। सब्जेक्ट में यहाँ पे टॉम दिया है जो कि एक मेल है। ठीक है, और मेल में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ही लगाएंगे। ठीक है,
अगर यहाँ पे आंट पोली है तो हम शी लगाएंगे, आंट पोली ही नहीं लिखेंगे, समझ में आया। आंट पोली फीमेल है तो यहाँ पे शी आएगा, ठीक है। प्रोनाउन लिखेंगे लास्ट में, ऑक्सिलरी प्लस यहाँ पे आएगा प्रोनाउन, ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको और दिया ही हुआ है, अब उस बेसिस पे हमें यहाँ पे न्यू सेंटेंस में ऐड क्या करना है, टेंसेस वही सेम रखना है, ठीक है। और आप देखोगे तो लास्ट के जो क्वेश्चन टैग है वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला लिखा ही वॉज प्लेइंग गिटार चीयरफुली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज यहाँ पे कहीं पर भी नोट दिया है नहीं, तो हम लास्ट में यहाँ पे नोट लिख देंगे। और ही का यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है तो मैंने बता दिया आपको, तो इसका हम दूसरा बनाएंगे, मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे, जो टेंस है वो सेम ही रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं पर भी नोट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे सेंटेंस एंड होने के बाद नोट, जो कि हम ओ को यहाँ पे साइलेंट कर देंगे और इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और लास्ट में आई है, यहाँ पे पहले में आई है तो यहाँ पे आई कर देंगे, सब्जेक्ट आई दिया होगा तो यहाँ पे भी हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ पे हम आई लिखेंगे, जो कि प्रोनाउन होगा ये, ओके। His hands moved more slowly, didn't he, यानी कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मूव्ड है पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे डिडंट यूज़ किया गया है, तो हम भी यही बनाएंगे सेंटेंस, ही रैन वेरी फास्ट टू रीच द स्टेडियम, डिडंट ही, ठीक है। तो डिडंट ही सेम आएगा। आंट पोली टॉक्स अबाउट इट, डिडंट शी, डजंट शी। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पास्ट टेंस था तो हम डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टॉक्स जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया है, तो जब भी ऐसा हो तो हम डू या डस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डस लगेगा, ओके, एंड डस के बाद यहाँ पे कहीं पर भी नोट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और आंट पोलिक फीमेल है इसलिए यहाँ पे शी आएगा। वैसे ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोसेफ है एक मेल है तो इसलिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। जोसेफ गोज टू टेम्पल ऑन एवरी संडे, आप जो टेम्पल की जगह चर्च भी लिख सकते हो, ओके, ऑन एवरी संडे, तो डजंट ही, ठीक है। यहाँ पे गोज आ गया है, प्रेजेंट में यूज़ किया गया है इसलिए हम यहाँ पे डज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जोसेफ मेल है इसलिए हम यहाँ पे ही करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे इसका। टॉम हैड प्लान टू गो स्विमिंग, अब यहाँ पे आप हैड ऑलरेडी दिया ही हुआ है तो इसलिए हम हैड एज इट इज़ लिखेंगे, नोट नहीं है तो नोट यहाँ पे आएगा। और टॉम एक मेल है तो ही आएगा। वैसे ही अरुण हैड प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक, तो हैड का हैड आएगा, नोट नहीं दिया तो यहाँ लगा देंगे, और अरुण एक मेल है तो यहाँ पे ही लग जाएगा। देन आई एम गोइंग स्विमिंग, आरंट आई, अब मैं यहाँ पे आई एम है, अब यहाँ पे जो है वो कहाँ पे जा रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमें क्वेश्चन टैग जो होता है हम लास्ट में कंफर्मेशन के लिए लास्ट में पूछते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो सही में जा रहा है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही यूज़ किया है हमने, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, आर लिखा है तो आर, यहाँ पे नोट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, वी का वी ही आएगा एज इट इज़, ओके। अब वो तो मैंने आपको समझा दिया, तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, नीलम वोंट कम टुडे, तो विल शी, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, हैडेंट ही, तो हैड यहाँ पे दिया हुआ है तो इधर भी लिख देंगे, नोट नहीं दिया तो यहाँ पे नोट का शॉर्ट फॉर्म, टॉम मेल है तो यहाँ पे ही। वैसे यहाँ पे हम अब खुद का सेंटेंस बनाएंगे, सेम टेंस का यूज़ करें लेकर ही हम बनाएंगे। रवि हैड रीच्ड ऑफिस इन टाइम, हैडेंट ही, क्या सही में वो ऑफिस रीच कर गया है ना, तो ये हम कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं। ही डिड नॉट, अब देखिए यहाँ पे नोट का यूज़ आ गया है तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो उसमें हम क्या कर देंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो फ्रॉम हिज वर्क डिड और ही का ही आएगा, ठीक है। तो ही डिड नॉट फिनिश होमवर्क, तो डिडंट ही, ठीक है, डिड आईएसटीज और ही है तो ही लास्ट में भी हम ही लिखेंगे। आई विल गेट द एप्पल, वोंट आई, अब विल जो है फ्यूचर में अगर जब हम उसको लिखेंगे पास्ट टेंस तो यहाँ पे वोंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि विल का वोंट हुआ है,
तो वोंट है आई का, तो आई यहाँ पे एज इट इज लगेगा। वैसे यहाँ पे सेम आएगा, विल का विल ही लिखेंगे एज इट इज। टेंसेस आपको सेम रखना है और तब आपको सेंटेंसेस बनाना है। अनुष्का विल लीव फॉर कनाडा बाय टुडेज मॉर्निंग फ्लाइट, वोंट शी। अब यहाँ पे अनुष्का फीमेल, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में शी लिखा है जो कि एक प्रोनाउन है। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 20। ओके, अब एक्टिविटी 4 में जस्ट आपको कुछ नहीं, मतलब लास्ट जो यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ समरी, बस वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले कैसे लिखी जाती है समरी, किस तरह से लिखी जाती है, तो करीब उसके 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप इज अबाउट अ सोर्स, यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हो वो होना चाहिए। न्यूट्रल समरी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। रेफरेंसेस टू सोर्स, यानी आपको पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जितना हो सके आपको उतना इन्फॉर्मेशन मेन टू मेन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा कम नहीं। और लास्ट में इसके स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, जैसे मेन आइडिया जो है उसी के साथ हमें स्टार्ट करना है, जो मैं आप पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, जिसमें डेट, टाइटल और ऑथर का नाम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं तभी आप एक स्ट्रॉन्ग समरी को स्टार्ट कर सकते हो लिखना, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा बताया हुआ है। ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको इस तरीके से समरी होगी, ठीक है। इसके 4 स्टेप्स यहाँ पे बता दिए हैं। और 5 जो है, 5th है यहाँ पे कंटेन्स, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है जो ऑथर का जो मेन आइडिया है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। अब हमें डिटेल भी ऐसी लिखनी चाहिए जो काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स हो, ठीक है। जो इसका मेन आइडिया है, जो ऑथर एक्सप्रेस करना चाहता है, वही डिटेल हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओ हेनरी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स रिटन अराउंड 1905 हैज़ द टिपिकल, मतलब वही सब आपको लिखना है। ऑथर का नाम, टाइटल और कब पब्लिश हुआ, ठीक है, ये सब लिखना है। और ये काफ़ी एंडिंग इन विच द रीडर एंड द मेन कैरेक्टर आर बोथ सरप्राइज, यानी इस तरह से एंड हुआ है कि जो पढ़ने वाला भी और जो मेन कैरेक्टर वो भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया। काफ़ी ट्विस्ट एंडिंग है इसका, आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। द स्टोरी जो स्टार्ट हुई कन्वर्सेशन किसके बीच में, पुलिसमैन और एक मैन के बीच में, जो बाहर खड़ा था रेस्टोरेंट के बाहर, वेट कर रहा था एक अपने फ्रेंड के लिए, जो करीब 20 साल पहले उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इसी दिन, इसी वक्त और इसी टाइम पे आऊँगा, और उस इंसान को उसने कभी देखा नहीं था। और ये जो दो डिस्कस कर रहे थे, एक फ्रेंड की तरह डिस्कस कर रहे थे। दैट अ मैन इज़ वेटिंग फॉर द पुलिस मैन रिकग्नाइजेज द मैन एज अ वांटेड क्रिमिनल, और पुलिस जो मैन था वही उसका फ्रेंड था, ठीक है। उसने रिकग्नाइज कर लिया था कि ये तो वही क्रिमिनल है जो काफ़ी वांटेड क्रिमिनल था, जो काफ़ी इसकी सर्च कर रहे थे काफ़ी। बट जैसे ही, पर उसको तो ये ड्यूटी करनी थी और उसको ये अपने फ्रेंड को अरेस्ट करना ही था, इसके पास कोई और चॉइस नहीं बचा था। इसलिए नाइदर द मैन नॉर द रीडर नो द पुलिसमैन इज हिमसेल्फ द मैन्स फ्रेंड, और लास्ट तक, एंड तक हमें नहीं पता था कि उसका जो पुलिसमैन है वही उसका फ्रेंड है। तो जो मेन आइडिया है वही आपको समरी में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि इसी तरीके से आप अपनी समरी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दिया है कि नोटिस दैट द मेन आइडिया इज दैट द मेन कैरेक्टर एंड द रीडर आर बोथ सरप्राइज्ड। आपको जैसे आपने जैसे रीड किया तो आपको पता चला कि जो मेन आइडिया है, जो यहाँ पे कहना चाह रहा है ऑथर, और जो मेन कैरेक्टर है और जो रीडर है वो दोनों सरप्राइज्ड हो चुके हैं। तो आपको भी एक ऐसी समरी लिखनी है इन 3 डिटेल्स में जहाँ पे ओ हेनरी भी सरप्राइज्ड हमें कर सकते, हमें किया है, ठीक है। और ये जो आंसर है ये पेज नंबर 21 में दिया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं। अब एक्टिविटी 5 में वही सेम दिया है, समरी दी है 20 आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। जो एक्टिविटी 4 में आपको बताया गया था, जो मेन आइडिया एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ओ हेनरी ने, जस्ट वही सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द सेंटेंसेस इन द समरी डेट गिव डिटेल्स शो वेज दैट द ऑथर ऑफ द सोर्स एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। जो सेंटेंसेस, जो समरी में जो डिटेल्स आपको दी गई है, ये बता जा रहा है कि जो मेन आइडिया जो है ऑथर का, ठीक है, उसे जो जो इन्फॉर्मेशन, जो उसको सोर्सेज जो उसने यूज़ किया है, ठीक है, वो सेंटेंसेस में बताया गया है। अब वही सेम यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इफ़ शेक्सपियर्स थीम इज़ द मेन आइडिया ऑफ रोमियो एंड जूलियट,
The summaries details will be the details that help to create that theme. If a newspaper article's main idea is that India will solve a problem, the details in the summary will be the details that tell how India will solve the problem. So यहाँ पे सेम यही बताया है कि सो इसमें आपको ये बताया है कि जो शेक्सपियर का जो मेन थीम जो है आइडिया ऑफ रोमियो जूलियट का, ठीक है, यहाँ पे जो समरी की डिटेल्स जो है हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें हेल्प करे ताकि हम क्या क्रिएट करें, एक थीम। अगर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का जो मेन आइडिया है कि इंडिया जो है कैसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स को, और जो डिटेल्स जो समरी में दी गई थी वही डिटेल्स जो है जो बता सकता है कि इंडिया जो है वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स जो है टिक किए हैं ना, ये द स्टोरी बिगेन्स विद अ कन्वर्सेशन, ये सारे जो पॉइंट्स जो मैंने टिक किए हैं वही आंसर है इसका एक्टिविटी 4 का, जो मैंने लिखा है ना आंसर इन पेज नंबर 21, यही 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स है जो आंसर है आपका एक्टिविटी 4 का, ठीक है। वही सेम जो मैंने आपको बताया है वही सेम 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले मैं आपको बताया है उसका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बैकग्राउंड का सिचुएशन एक्सप्रेस किया जा रहा है और आइडिया बताया जा रहा है कि कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरे में ये इसकी पहली डिटेल है। सेकेंड डिटेल में बताया जा रहा है कि जो कैरेक्टर है डज नॉट नो द पुलिस मैन, कैरेक्टर को पता ही नहीं है कि ये जो पुलिसमैन है वही उसका फ्रेंड है, ठीक है। और जो रीडर है, जो हम रीड कर रहे थे स्टोरी को, और हमें भी नहीं पता था इस सस्पेंस के बारे में। थर्ड जो डिटेल यहाँ पे बताई है, ये बताया जा रहा है कि मतलब कि लास्ट में एंड में आके एक ट्विस्ट होता है, एक सरप्राइज हमें मिलता है कि कौन इसका असली फ्रेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी ये डिटेल्स है, ठीक है, ये फर्स्ट डिटेल, सेकेंड डिटेल, थर्ड डिटेल, ये सारी डिटेल्स है कि जिस तरीके से आप अपनी समरी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे यूनिट 1 में जो सेंटेंसेस आप मार्क ट्वेन्स के मेन आइडिया के बारे में लिखा था ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वाइज एक्शन, यहाँ पे आपको 3 थिंग्स या 3 डिटेल्स आपको लिखनी है। जो टॉम सॉयर की जो स्टोरी है, जो मार्क ट्वेन ने एक्सप्रेस किया है मेन आइडिया, उसके बारे में आपको 3 ऐसे डिटेल्स लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है पहला, टॉम सॉयर वॉज गिवन द टास्क ऑफ पेंटिंग द फेंस दैट वॉज वेरी लॉन्ग। सबसे पहले जो मेन इसका बैकग्राउंड सिचुएशन यही है, सबसे पहले इसका टास्क था, ड्यूटी दिया गया था, किसने, आंट पोली ने ड्यूटी दी थी टॉम को कि वो पेंट करे फेंस जो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, सॉरी काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा था। और सेकंड था, डिटेल हो सकता है कि टॉम जो है उसने परसुएडेड जेम टू डू सम वर्क फॉर हिम बट फेल्ड, यानी कि बाद में क्या होता है कि टॉम जो है वो कन्विंस करता है किसी भी तरह जिम को कि ये काम, ये टास्क उसको मैं जिम को दे दूं, ठीक है, और मैं फ्री, मतलब कि मुझे ये काम ना करना पड़े, पर वो फेल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है जिम। लास्ट थर्ड डिटेल में आप लिख सकते हो, टॉम कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स दैट पेंटिंग द फेंस वॉज अ ग्रेट प्लेजर, यानी कि टॉम ने अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से कन्विंस्ड किया, इस तरीके से अपने तरफ खींचा, और ताकि जो वो पेंट कर रहा था फेंस, वो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हो। प्लेजर मतलब इंजॉयमेंट, ओके। नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 22। ओके, तो वही सब एक्टिविटी 5 में बताया है। अभी नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 6 में आपको वही ये एक्टिविटीज़ जो है सीक्वेंस जो आपने यूनिट 1 में किया था वही सेम लेके आपको आइडियाज़ और वर्ड्स को लेके जो भी आपने समरी के बारे में सीखा है वो आपको यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस की तरह आपको रेडी करना है, ठीक है। जो सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाया था ना, यहाँ पे 5 पैटर्न्स दिए कि लाइन 1 में क्या लिखना है, टाइटल जो 1 वर्ड का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 2 वर्ड का, एक्शन 3 वर्ड्स का, फीलिंग 4 वर्ड्स का, टाइटल सिनोनिम या एंटोनिम होना चाहिए पहले वाले टाइटल से जो 1 वर्ड का होना चाहिए, और आपको सीक्वेंस लिखना है समरी। तो यहाँ पे समरी टाइटल है और मैंने लिखा है समरी, तो समरी आपको वही लिख देना है। अब समरी क्या है, एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि वो एक न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल लिख दिया, ठीक है, समरी। और इसमें आपको एक्शन क्या है कि इसमें आपको रेफरेंसेस द सोर्सेस, यानी कि उसने आपको क्या बताया, रेफरेंसेस यानी इन्फॉर्मेशन बताया कि क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद फीलिंग क्या है, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए मेन आइडिया, ठीक है।
और लास्ट में जो फोर वर्ड्स का हो गया, ओके, 1 2 3 4। लास्ट में हमें टाइटल लिखना है जो एक ही वर्ड का होना चाहिए, एम्ब्रिजमेंट जो समरी का सिनोनिम है, ठीक है। एम्ब्रिजमेंट मतलब शॉर्टन्ड समरी, एम्ब्रिजमेंट का ये मीनिंग ही मतलब शॉर्टन्ड होता है, जिसमें आप शॉर्ट समरी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस लिखना है आपको, ओके। तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 6 तक करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्टिविटी 7 8 9 10 और 11 करवाऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को अच्छे से समझना और सीखना, ठीक है।